नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर 2 वीडियो आएगा। चूँकि राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा है और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ अनुच्छेद हैं जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, और जो अगला वीडियो आएगा इसके बाद आएगा उसमें कुछ जो बचे हुए भाग हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं शुरू करता हूँ। बढ़िया समझिएगा, आप लोग कॉपी और पेन भी रख लें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे मैं बताऊँगा जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उसको लिखना है ना, उसको लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति देखिए, यह राष्ट्रपति जो पद है यह भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से देख करके और यहाँ लिया गया है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। संविधान के भाग 5, जी हाँ, संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। लिखते जाइए, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको लिखिएगा जरूर। वैसे मैं भी लिख दे रहा हूं। भाग 5 अनुच्छेद की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रपति, ऐसा अनुच्छेद 52 में लिखा है। किस अनुच्छेद में? 52 में लिखा है, ठीक ना। यहां मैं लिख देता हूं, आप लोग लिखते जाइएगा दोस्तों। देखिए एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में। इतना तो आपको पता है ही कि राष्ट्रपति हैं भारत के जो संविधान है उसके भाग 5 के अंतर्गत। अनुच्छेद अगर पूछे तो 52, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 यह कहता है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति, जी हाँ, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। ऐसा अनुच्छेद 53 में कहता है। एग्जाम में यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन देगा अनुच्छेद 52, 53, 54, 55। तो आपको याद रखना है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। ऐसा अनुच्छेद 53 में है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया है बात कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति में शामिल कौन कौन होते हैं? यहां से भी एक बहुत खूबसूरत प्रश्न बन सकता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहले तो आपका राष्ट्रपति महोदय जो है वो आ जाएंगे। मैं लिख देता हूं, आप वैसे भी नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति, फिर आपके उपराष्ट्रपति, ठीक ना, प्रधानमंत्री, उसके बाद आपका मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। यहां देखिए आपको एग्जाम में कैसे फंसाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन देगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देगा मंत्रिपरिषद। अब आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल है। ध्यान दीजिएगा, तो मंत्रिपरिषद उसमें आंसर सही हो जाएगा। ध्यान देना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये संघ की कार्यपालिका शक्ति में निहित हैं, मतलब ये लोग हैं कार्यपालिका शक्ति में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। जी हां, राष्ट्रपति का चुनाव मैं लिख देता हूं। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। यहां से भी बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत प्रश्न बनेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? ध्यान से समझना है। राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसको ध्यान से समझना है।
तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहीं पर मैं बताऊँगा। देखिए डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से हमको थोड़ा सा समस्या है, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं होगी। तो चुनाव जो इनका है मंडल है इनका जो मंडल है, इसमें कौन कौन शामिल होता है ध्यान दीजिएगा। तो देखिए संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना, निर्वाचित सदस्य एक नंबर। दूसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा दिल्ली व पुद्दुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक बार फिर से इसको समझिएगा कि क्या मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है तो उसके मंडल जो होते हैं उसमें कौन शामिल नहीं होते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन देगा संसद के सभी सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपको ध्यान देना है कि केवल और केवल इस चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, सभी सदस्य नहीं। सभी सदस्य का क्या मतलब है, मैं बार बार इस चीज को क्यों दोहरा रहा हूं कि सभी सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। तो आपको पता है दोस्तों कि संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों सदनों में पहले क्या हो रहा था कि निर्वाचित तो कुछ लोग हो ही रहे थे, लोकसभा में 2 लोग मनोनीत भी हो रहे थे और राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत हो रहे थे। तो लोकसभा का जो अब मनोनयन है वह 2019 के बाद से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी जारी है। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो इनके चुनाव में भाग नहीं लेंगे, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, या तो फिर वो विधानसभा या विधान परिषद कहीं के भी हो। विधान परिषद वाले तो ऐसे भी भाग नहीं लेते हैं, तो मनोनीत भी कैसे लेंगे, ठीक ना। केवल भाग लेते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, मतलब का लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सीधा सा इसका ये मतलब है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा में जो मनोनीत होते हैं वो नहीं, केवल और केवल जो चुनाव लड़के आते हैं, जो जीतते हैं, वो भाग लेंगे। दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे केवल और केवल। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसमें दिल्ली और पुद्दुचेरी जो है यह वर्ष 1992 में जोड़ा गया है। प्रभावी भले 1995 से हुआ है, लेकिन 1992 में ये जोड़ा गया है। पहले दिल्ली और पुद्दुचेरी को इनके निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ से भी एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली और पुद्दुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया है। तो आप बता देंगे वर्ष 1992, लेकिन प्रभावी कब से हुआ, 1995 से। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया से इसको समझिएगा। चलें आगे। अनुच्छेद 55 की बात करें तो अनुच्छेद 55 में है इनके चुनाव का तरीका, कैसे होता है चुनाव। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह आनुपातिक पद्धति, जी हाँ, आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय मत या एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा होता है ना। गुप्त मतदान होता है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, ये इनका जो है ये चुनाव का तरीका। अब इसमें कैसे होता है ये चीज समझना है आपको। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें सांसद और विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। सांसद और विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है और इसके जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए सीट निर्धारित किया जाता है, अंक निर्धारित किया जाता है। उतना अंक अगर लाएंगे तभी आप विजयी होंगे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी 20 लाया और दूसरा 30 लाया और तीसरा 40 लाया तो 40 वाला विजयी हो गया, नहीं। इसके लिए एक अंक निर्धारित किया जाता है कि भैया इतना कम से कम आपको लाना है। अंक निर्धारित कैसे निर्धारित होता है मैं बता रहा हूं। अंक निर्धारित होता है, देखिए
कुल वैध मत जितने होते हैं, कुल वैध मत जितने होते हैं, कुल ध्यान दीजिएगा, कुल कितना लाना होता है बनने के लिए, कुल वैध मत बटे 2 और प्लस में 1, इतना मत जिसका आएगा वही राष्ट्रपति बनेगा। चलते हैं अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में इनके कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति का कार्यकाल। आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, कहाँ लिखा है हमने, देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह कितना होता है, 5 वर्ष का। कितना होता है, 5 वर्ष का। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। लेकिन यह 5 वर्ष के पहले भी अपने पद से हट सकते हैं। कैसे हट सकते हैं? इसमें 3-4 चीजें हैं जो ध्यान देना है। एक तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब हट जाएंगे। दूसरा, महाभियोग लगा करके भी ये हटाया जा सकता है। कैसे? महाभियोग से। तीसरा, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना, मृत्यु हो जाती है। चौथा, यह स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, यह स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दें। और पांचवा इनका जो निर्वाचन है वो अवैध घोषित हो जाए। इनका जो निर्वाचन है वो अवैध घोषित हो जाए, तब इनका जो पद है वह रिक्त हो जाता है। तो इनके कार्यकाल के बारे में आपने जाना कि इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है, लेकिन कुछ कंडीशन हैं जो 5 वर्ष के पहले भी इनको इनके पद से हटा सकता है। दूसरी बात और इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष हुआ तो इनको हटा दिया जाएगा, नहीं, जब तक कि इनका कोई उत्तराधिकार न आ जाए, चुनाव जीत करके इनका कोई उत्तराधिकार न आ जाए। उत्तराधिकार का मतलब कि ये हटेंगे तो दूसरा कोई जीतेगा, वो आएगा ना, तो जब तक वो नहीं आता है तब तक ये पद पर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनका 5 वर्ष पूरा हुआ तो अब उपराष्ट्रपति जो है वह कार्यवाहक बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ध्यान देना है, 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये तब तक रहेंगे जब तक दूसरा चुनाव जीत के आ नहीं जाता है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। महाभियोग की बात करें तो अब तक कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए हैं जिन पर महाभियोग लगाया गया है। महाभियोग के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। वो दोनों कौन हैं? जाकिर हुसैन हैं और फखरुद्दीन अली अहमद हैं। दोनों का नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि इनमें से किसकी मृत्यु, किस राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुई थी, तो बताएंगे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई 1969 में, तो उनके जगह पर बीवी गिरी जो भारत के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। लेकिन चुनाव में भाग लेने हेतु उन्होंने भी क्या किया कि अपने पद से त्याग दे दिया। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 57 में है पुनः चुनाव के लिए अर्हता। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो है वह कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने पर कोई भी बंधन नहीं है, चाहे वो जितनी बार भी लड़ें, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार। लेकिन यही अमेरिका के संविधान में उनके लिए पाबंदी है, 2 बार से ज़्यादा हुआ राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जो इनके चुनाव के लिए अर्हता है उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, अर्हता, शर्तें, ये 2 चीज़ें आपको सिमिलर दिखाई देता होगा। सोचते होंगे कि अर्हता शर्तें क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। अर्हता जो होता है वह राष्ट्रपति बनने के पहले, चुनाव लड़ने के पहले खोजा जाता है, और जो शर्तें हैं तो आप जब चुनाव जीत गए तब आपका ये शर्तें लागू होगा आप पर। और अर्हता जो है वह चुनाव के पहले की बात है, इसको बढ़िया समझिएगा। तो अर्हता क्या है, यहां से बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। पहले अर्हता जान लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, शब्दों को बढ़िया समझिएगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, ठीक। और चौथा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूंगा,
वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, और चौथा जो है वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक, ये चीज आप जान गए। लेकिन एग्जामिनर आपसे कैसे फंसाएगा, पूछेगा राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सी अर्हता सही नहीं है। ऑप्शन देगा, वह भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक ना, ऐसे दे देगा। आप तो कहेंगे कि नहीं, वह राज्यसभा सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, ये वाला नहीं, यही सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तो है ही सही, क्योंकि इनकी अर्हता में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता पूछा गया है। लेकिन वह भारत का मूल नागरिक हो ऐसा भी नहीं लिखा गया है, वह भारत का नागरिक हो। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह एक और सी, यानी कि एक से अधिक, है ना, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ये चीज ध्यान रखना है, वह भारत का मूल नागरिक हो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, वह भारत का नागरिक हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ऐसा भी नहीं लिखा गया है, लोकसभा की अर्हता है इसमें। शपथ की बात करते हैं तो शपथ अनुच्छेद 60 में आप पढ़ेंगे। अनुच्छेद 60 जब पढ़ेंगे तो वहां आप शपथ पढ़ेंगे। शपथ में यह संविधान की रक्षा, भारत की जनता की रक्षा करने का शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं यह संविधान की रक्षा करूंगा ऐसा शपथ ये लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक, अब शर्तें, अर्हता तो आपने पढ़ लिया, अब शर्तें में क्या क्या है भैया, कि उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होगा। जैसे सांसद के जो सदस्य होते हैं उनको विशेषाधिकार होता है, तो इनको भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा शर्तें में आएगा, इनको फ्री आवास मुहैया कराया जाएगा, ये चीजें भी है। शर्तें में यह भी है कि यह किसी लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। जी हां, यह किसी लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। और शर्त है कि इनके पद पर रहते इनके वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यह चीज समझ गए आप। यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा आपसे, राष्ट्रपति के शर्त के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देगा, इनके पद पर रहते हुए इनके वेतन में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। ए ऑप्शन, इनको सरकारी आवास मुहैया कराया जाता है। बी ऑप्शन। सी में दे देगा, इनको कुछ संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अब आप क्या बोलेंगे कि सर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको पता है कि इनकी शर्तें में है कि इनके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि परिवर्तन ही नहीं होगा, तब तो वेतन बढ़ेगा ही नहीं, भत्ता बढ़ेगा ही नहीं। अलाभकारी परिवर्तन मतलब कि कटौती नहीं की जा सकती है, बढ़ाया जा सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। परिवर्तन वेतन में किया जा सकता है। अब आप किसी से पूछेगा कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए क्या उनके वेतन में कोई बदलाव किया जा सकता है, तो सामान्यतः यही आदमी बोलता है कि नहीं, लेकिन गलत है। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बाकी परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज और, आप जब शर्तें पढ़ते हैं तो शर्त में लिखा है कि इनके पद पर रहते हुए इन पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता है, इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस है, अगर इन पर कोई अभियोग चलाना है तो इनको 2 महीने पहले एक नोटिस दीजिए, और 2 महीने पहले नोटिस दे करके अभियोग चलाया जा सकता है। इनके पद पर रहते हुए विशेषाधिकार में लिखा है कि इन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है, इन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है, इन पर मुकदमा भी नहीं किया जा सकता है, केवल अभियोग चलाया जा सकता है, और वो भी तब जब 2 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें कोई एक टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, वो कह रहे थे कि राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चलाओगे। काहे कि जानते हो,
कि अगर मुकदमा चलाओगे तो राष्ट्रपति को अपने सजा माफ करने की शक्ति होती है, वो अपने सजा अपने माफ कर लेगा। ये बहुत ही तुच्छ बातें हैं दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि जब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उस क्षमादान की शक्ति का प्रयोग वह बिना मंत्री परिषद के सलाह से कर ही नहीं सकते हैं। तो जो क्षमादान की शक्ति होती है ना, वह मंत्री परिषद के सलाह से करते हैं, ना कि अपने मन से। अपनी सजा अपने मन से माफ कर लेंगे, संविधान में लिखा गया है, ना कि खुद। आप लोग को पता होगा मैं किन की बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, है कि नहीं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर कभी पूछ दे कि राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं, क्या वो अपने विवेक से करते हैं, तो जी नहीं, वह मंत्री परिषद के परामर्श से करते हैं। तो यहाँ आप चीज ध्यान दीजिएगा, वो चीज कि इनके शर्त में है कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन 2 महीने पूर्व अगर नोटिस दे करके इन पर अभियोग चलाया जा सकता है। शपथ आपने जान ही लिया अनुच्छेद 60 में, अर्हता और शर्तें भी आप जान गए हैं। अब हम लोग चलते हैं, निर्वाचन भी हम लोगों ने देख लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब हम लोग चलते हैं महाभियोग और पद रिक्तता। पद रिक्तता के बारे में हमने जान लिया कि कैसे इनका पद जो है वह रिक्त होता है, किन किन कंडीशंस में पद जो है वह रिक्त होता है। महाभियोग की बात की जाए तो इनका महाभियोग जो है वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। यहां एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अब तक किसी भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं हुई है। यहां से बनता है क्वेश्चन कि इनके महाभियोग में कौन भाग लेता है, ठीक ना। तो आपने देखा था कि इनके जो चुनाव इनका हो रहा था उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होगी तो यहां संसद के सभी सदस्य, आपको याद रखना है, संसद के सभी सदस्य का मतलब कि निर्वाचित भी और मनोनीत भी, केवल संसद के, विधानसभा वाले यहां नहीं पहुंच पाएंगे। जब इनका महाभियोग प्रक्रिया होगा तो केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के सभी सदस्य निर्वाचित हो और मनोनीत हो। बहुत बढ़िया से इसको समझिएगा बच्चों। देखिए ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप। महाभियोग में केवल और केवल संसद के, संसद कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जितने भी हैं सब मिलकर हटाने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। महाभियोग का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, पूछता है कि किस देश के संविधान से, तो बताएंगे यूएसए के संविधान से लिया गया है, इस बात का भी ध्यान देंगे। ये भी पूछेगा कि अब तक भारत के वो कौन है मतलब राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग लगा है, तो बताएंगे कि अब तक किसी पर भी महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह नहीं की गई है। महाभियोग का प्रोसेस थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वह संसद के किस सदन में शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, पूरा मैं डिटेल में बता रहा हूं। महाभियोग, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि निर्वाचन हमने देख लिया है। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं भी शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक ना। लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन महाभियोग शुरू करने से 14 दिन पहले, अगर मान के चलिए लोकसभा शुरू कर रही है तो 14 दिन पहले एक राष्ट्रपति को नोटिस भेजेगी। किसको? राष्ट्रपति को। और इस नोटिस पर कितने सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए, कैसे याद करना है। देखिए 14 दिन पहले मान के चलिए कि लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी शुरू कर सकता है, तो राष्ट्रपति को एक नोटिस भेजा जाएगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। और उस नोटिस पर 1/4 सदस्य के दस्तखत होने चाहिए। देखिए 14 दिन, इसको ऐसे कर दिए तो 1/4 बन जाएगा, ठीक ना। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, 14 दिन पहले 1/4 सदस्य जो हैं संसद के, जिस भी संसद के कहने का मतलब है कि जिस भी सदन ने शुरू किया है, राज्यसभा के अगर शुरू किया है तो राज्यसभा के 1/4, और लोकसभा ने शुरू किया है तो उनका 1/4 जो सदस्य हैं वह उस नोटिस पर दस्तखत करेंगे। नोटिस दस्तखत करके भेजेंगे, भेज दिए। इसके बाद जैसे लोकसभा ने पहल शुरू किया तो लोकसभा नोटिस भेजेगा। उसके बाद लोकसभा एक प्रस्ताव लाएगा। उस प्रस्ताव को यहां ध्यान से समझना है, मार्कर चेंज करता हूं मैं, यहां ध्यान से समझना है। लोकसभा जो प्रस्ताव लाएगा या राज्यसभा कोई भी लाए
तो उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगा, है ना। उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। उसके बाद यह दूसरे सदन में भेजेगा। यही हाल अगर राज्यसभा में शुरू करता है तो वही प्रोसेस होगा, यहां भेजेगा। दूसरा सदन इसकी जांच करेगा। दूसरा सदन क्या करेगा भैया? इसकी जांच करेगा, और अगर जांच में सही पाएगा तो देखिए, जांच के क्रम में राष्ट्रपति को उपस्थित होने का मौका भी दिया जाएगा संसद में। या आप आइए या आप अपने किसी प्रतिनिधित्व को भेजिए, किसी को भेजिए, दोनों में से। आना है तो आइए, ना आना है तो मत आइए, ठीक ना। अगर आते हैं या ना भी आते हैं तो क्या होता है, इनका प्रोसेस जो है वो पूरा करेंगे। अगर जांच में सत्यता पाते हैं तो यह भी 2/3 से ही पारित करेंगे। दोनों सदन के 2/3 से ही पारित होना है, ठीक ना। 2/3 से पारित होना है। पारित हो गया उस तिथि से इनको त्यागपत्र देना होगा, ठीक ना। इनको त्यागपत्र देना होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से इन पर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न होगी और ये जो हैं यह अपने पद से हट जाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 2-3 चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इनके निर्वाचक जब होता है तो इसमें कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होते हैं। यहां भी क्वेश्चन बनता है कि कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होते हैं। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के लिए जब चुनाव में खड़े होते हैं तो इन्हें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ अगर इनकी जमानत राशि की बात की जाए तो इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इनको 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में फिक्स करना होता है। इनकी जमानत राशि जब्त भी होती है। कैसे? जब यह कुल डाले गए मत, ध्यान से समझिएगा, वैध मत नहीं बोल रहा हूं, कुल डाले गए मत का 1/6 भाग अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो ये जो 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में देते हैं वह इनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो यहां से भी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त होती है जब कुल मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करते हैं। यहां वैध मत का उपयोग नहीं किया गया है। कुल डाले गए मतों का 1/6 अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो इनकी जो जमानत राशि है वह जब्त हो जाएगी। प्रस्तावक अनुमोदक की बात की जाए तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब जो चीजें छूटी हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जो चीजें बची हुई हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। अभी इनके कुछ विशेषाधिकार, इनके कुछ शक्तियां, इनके कुछ कर्तव्य, इन पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।